नमस्कार साथियों। धान की फसल में प्रत्येक किसान भाई का ये सपना होता है कि वो नर्सरी सही समय पर बिजाई कर दें ताकि उनकी नर्सरी अच्छी हो सके और सही किस्म का चुनाव करके कर दें, सही से धान का ट्रीटमेंट हो जाए जिससे कि हमारा जर्मिनेशन ज़्यादा अच्छा हो सके। आज की वीडियो में कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो कि किसान साथी जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी 15 मई का समय आने जा रहा है और यहाँ पर धान की नर्सरी की बिजाई करने का सही समय है। बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि हम धान की नर्सरी की बिजाई कब से करें और किन किन किस्मों का चुनाव करके हम बिजाई करें। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये है कि जिन किसान साथियों को बिजाई करनी है तो वो किन किस्मों का चुनाव करके किस समय पर बिजाई करें जिससे कि उन्हें अच्छे रिजल्ट मिल सकें। तो देखिए, अगर आप हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करना चाहते हैं तो आप 15 मई से अपने खेत में बिजाई करना प्रारंभ कर दें। ये लगभग 20 से 25 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। तत्पश्चात आप अपनी रोपाई करा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। हालांकि अगर आप 15 मई से बिजाई नहीं कर पाते हैं तो आपके पास में जून का भी संपूर्ण महीना पड़ा हुआ है, उसमें आप कभी भी बिजाई करके अच्छे रिजल्ट ले पाओगे। दूसरा, यहाँ पर अगर आप बासमती किस्मों का चुनाव करना चाहते हैं तो बासमती की किस्मों के लिए आपको जून के प्रथम सप्ताह यानी कि पहले सप्ताह में बिजाई करना होगा और इसके लगभग 20 से 25 दिन में जैसे ही आपकी नर्सरी तैयार हो उसके बाद आप इसकी रोपाई करा सकते हैं। यहाँ पर दूसरा सवाल किसान साथियों का ज़्यादातर देखने को मिला है कि क्या हमें धान को फुलाते समय नमक डालना चाहिए और अगर नमक डालते हैं तो उसके क्या लाभ मिलते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि धान में अगर आप धान को पानी में फुला रहे हैं तो 5 से 10 लीटर पानी के साथ में आप लगभग 200 से 300 ग्राम नमक अगर मिला देते हैं पानी में और तब आप धान को फुलाते हैं तो वहाँ पर जो कुपोषित धान होता है वो आपका ऊपर तैर जाता है पानी में और उसे निकाल के आप बाहर फेंक देते हैं। अगर आपका कोई भी धान का चावल सही से विकसित नहीं हुआ है तो उसका अंकुरण सामान्य तौर पर नहीं होगा, इसलिए उसे बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। अगर आप नमक डालकर पानी में तब उसे भिगाएंगे तो आप वहाँ पर अच्छे प्रकार से जो भी कुपोषित धान होगा उसे बाहर निकाल सकते हैं। साथियों, अगला एक सवाल बहुत ज़्यादा किसान साथियों का है कि हमने अगर अपने खेत में इस टाइप की किस्मों का चुनाव किया है जिनमें पानी कम लगता हो तो हम कौन कौन सी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी किस्में हैं जिनमें कम पानी में अच्छी उपज मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि सुगंध 05 ये कम पानी की किस्म है। आप अगर कम पानी लगाना चाहते हैं तो सुगंध 05 आपके लिए बेटर रहेगा। साथियों, पूसा की 16-12 दूसरी एक बेहतर किस्म है, इसमें भी कम पानी की ज़रूरत होती है। अगर आप स्वर्ण शक्ति धान की बिजाई करते हैं तो ये एक बहुत अच्छी किस्म है जो कि टारगेट करके बनाई गई है कि इसको कम पानी की ज़रूरत होगी। यहाँ पर दूसरा एक सवाल बहुत अहम किसान साथियों का है और वो पूछना चाहते हैं कि हम अब गर्मी के मौसम में 1509, 16-12 या यहाँ पर 16-92 अगर इन किस्मों का चुनाव करते हैं तो इनमें से किस किस्म का चुनाव करके हमें अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि 1509 और 16-92 एक दूसरे की पूरक किस्में हैं। इन दोनों का अपग्रेडेशन हुआ है और 1509 किस्म में आपको 1 महीने के अंदर संपूर्ण खाद्य व्यवस्था अच्छी तरह से देखरेख करनी होगी, तब आपको अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें कि बासमती की किस्मों में 1847 और 17-18 या 11-21, तो 11-21 और 18-47 इन दोनों में से किन किस्मों का चुनाव करके हमें अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो आप 11-21 का चुनाव करके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। अगर पैदावार की बात करूं तो यहाँ पर 1847 की पैदावार भी बहुत गजब की हुई है, लेकिन पिछले साल में 1847 में कुछ बालियाँ ज़्यादा काली रहीं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर रोग देखने को 1847 में मिला था। तो कुछ किसान साथियों के नेगेटिव रिव्यूज़ भी पिछले साल रहे हैं। 1509 हालांकि इसमें टॉप बोरर और स्टेम बोरर जैसे रोग आते हैं, लेकिन फिर भी उत्पादन सही होने के कारण किसान साथी इसे बिजाई ज़्यादा करते हैं और एक बहुत मजबूत किस्म है। अगर देखा जाए कि पहले महीने में अगर इसका अच्छे से ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो उत्पादन देने में ये कहीं पीछे नहीं रहती। तो साथियों, यहाँ पर पानी के बारे में जाना, उत्पादन के बारे में जाना और तीसरा सबसे अहम पार्ट यहाँ पर खाद के बारे में जानते हैं।
कुछ मेरे साथी पूछना चाहते हैं कि हम अगर खरपतवारनाशी का उपयोग करना चाहते हैं तो नर्सरी में कितने दिन पर खरपतवारनाशी हमें लगा देना चाहिए ताकि हमें अच्छे रिजल्ट मिल सकें। देखिए, अगर आप शुरुआती फेज़ में 36 घंटे के अंदर अंदर अपनी नर्सरी के अंदर खरपतवारनाशी का उपयोग कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर साबित होता है। दूसरा, अगर आप अपने खेत में रोपाई कर रहे हैं, ठीक है, रोपाई करते समय आप खरपतवारनाशी कोई भी या तो 72 घंटे के अंदर लगा दें या फिर 20 से 21 दिन पर लगाएं, तब आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हालांकि नर्सरी में अगर आप 72 घंटे के अंदर कोई भी खरपतवारनाशी नहीं लगा पाए हैं तो बड़ी नर्सरी में कभी भी खरपतवारनाशी का उपयोग करना आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप खरपतवारनाशी का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर पत्तियों का जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है वो काफ़ी हद तक प्रभावित होती है और कोमल तना होने के कारण पौधा हमारा बैठ जाता है, ग्रोथ नहीं कर पाता, ठीक है। और वहाँ पर समय ज़्यादा होने के कारण हमारे पौधे की उम्र बढ़ जाती है और फिर वहाँ पर हमारा पौधा बिल्कुल भी फुटाव नहीं लेता और उससे हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथियों, यहाँ पर अगला सवाल बहुत सारे किसान साथियों का ये भी रहता है कि हमें नर्सरी में यूरिया खाद पहले डालना चाहिए या नर्सरी की बिजाई करने के बाद डालना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि यूरिया खाद जितना भी आप लगाना चाहते हैं उसे आप घोल बनाने के समय पर, यानी कि पाटा लगाने से पहले और पाटा लगाने के बाद में जब बीज के बुरकाव कर रहे हैं उस समय पर ही बुरकाव कर दें। क्यों ज़रूरी होता है इस टाइप से बुरकाव करना? कारण ये होता है कि यूरिया खाद को जब हम अपनी क्यारी में बुरकाव करते हैं तो यूरिया खाद कुछ हद तक ही पौधे को मिल पाता है और जितना यूरिया बचता है, सघन नर्सरी होने के कारण हमारे यूरिया से वहाँ का जो वातावरण होता है वो प्रभावित होता है और वहाँ पर फंगस हमारे पौधे को झुलसा देती है। तेज़ गर्मी, तीक्ष्ण गर्मी होने के कारण हमारी फसल झुलसने लगती है और वो ग्रोथ नहीं करती। हॉपर जैसे सिम्टम्स हमें दिखाई देने लगते हैं, पौधा फुटाव नहीं करता, पीलापन हमारी नर्सरी में आ जाता है। इसलिए यूरिया खाद को हमें नीचे ही ज़्यादा मात्रा में लगा देना चाहिए जितना कि सही हो, ठीक है। बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं सरसों की खली का उपयोग हमें कब और कितनी मात्रा में करना चाहिए। यदि आप 10 किलोग्राम सरसों की खली का बुरकाव करना चाहते हैं तो उसमें से आप लगभग 30% यानी कि 3 किलोग्राम सरसों की खली आप बुरकाव के माध्यम से जब भी आप घोल बना रहे हो उस समय पर लगाएं और जब आपकी नर्सरी लगभग 12 दिन की हो चुकी हो उस समय पर आप सरसों की खली का उपयोग 3 किलोग्राम का कर सकते हैं। 10 किलोग्राम धान की नर्सरी के लिए 6 किलोग्राम सरसों की खली काफ़ी होगी, ठीक है। अब साथी पूछना चाहते हैं कि अब धान की रोपाई करते समय हमें सरसों की खली कब कब और कितनी मात्रा में लगानी चाहिए। तो देखिए, सरसों की खली का अगर आप उपयोग धान की फसल में कर रहे हैं तो उस समय पर जब आप रोपाई कर रहे हो उस समय पर आप लगभग 15 से 20 किलोग्राम सरसों की खली का बुरकाव करें और इसके बाद में जब भी आप अपने खेत में 1 महीने की धान की फसल देख लें तो 1 महीने के अंतराल पर आप सरसों की खली का दोबारा उपयोग कर सकते हैं। आपको बढ़िया रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुछ साथी पूछना चाहते हैं यहाँ पर कि यदि हमारे खेत में कई बारी रोग लग चुका होता है यानी बकानी नर्सरी में ही दिखाई दे रही है तो उसे नियंत्रित करने के लिए हमारे पास में क्या विकल्प होता है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे अच्छा विकल्प फिप्रोनिल है। फिप्रोनिल 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से बुरकाव स्प्रे के माध्यम से हम दे सकते हैं, लगभग 150 लीटर पानी के साथ मिला के। ये हमारे खेत में रोपाई करने के बाद में नियंत्रित होगा और अगर नर्सरी में हम उपयोग करना चाहते हैं तो 2 ml प्रति लीटर पानी के साथ में मिक्स करके स्प्रे अब हम नर्सरी में अपनी में दे सकते हैं। कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि जिंक सल्फेट अगर हमें अपने खेत में लगाना है तो हमें किस तरीके से लगाना सही रहेगा। यदि आप घोल के माध्यम से घोल के समय पर जिंक सल्फेट लगाना चाहते हैं तो 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट आपकी घोल में लगानी ज़रूरी है और अगर आप स्प्रे के माध्यम से लगाना चाहते हैं तो मात्र 400 से 500 ग्राम जिंक सल्फेट को 1 किलोग्राम यूरिया खाद के साथ मिला के घोल बनाएं और स्प्रे के माध्यम से दे दें। ये जिंक सल्फेट लगाने का सबसे बेहतर तरीका होता है। सल्फर के बारे में बहुत सारे किसान साथी पूछते हैं क्या रोपाई के समय घोल बनाते समय सल्फर लगाना ज़रूरी होता है। मैं आपको बता दूं कि सल्फेट जैसे तत्वों को अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप सल्फर की मात्रा 2 से 3 बार में पूरी कर लेते हैं, क्योंकि आप जब शुरुआती फेज में DAP डायमोनियम फॉस्फेट लगाते हैं तो उसके साथ में सल्फर नहीं लगा पाते, लेकिन अगले जो भी खाद होते हैं उनमें आप चाहे जिंक सल्फेट के रूप में, चाहे फेरस सल्फेट के रूप में, चाहे कैल्शियम नाइट्रेट सल्फेट के रूप में, वहाँ पर आप कई प्रकार से सल्फर का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर आप सल्फर का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके गोब में जब बालियाँ आ रही हों
उस समय पर आप सल्फ़र का उपयोग करके अच्छे रिजल्ट ले पाओगे। तो सल्फ़र को आप दो तरह से दो बार में लगा सकते हैं, यानी कि 8 से 10 किलोग्राम सल्फ़र दानेदार ग्रेनुअल को आप जब भी पानी लगा रहे हो यानी पलेवा कर रहे हैं खेत की, उस समय पर बुरकाव के माध्यम से दे दें। और दूसरी सल्फ़र आपको लगानी होगी यहाँ पर जब बालियाँ आपकी गोब में आ रही हों, उस समय पर लगी हुई सल्फ़र आपके दाने में चमक लाने का काम करेगी और पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पत्तियों का हरापन भी बनाए रखेगी। साथियों, यहाँ पर कई सारी चीज़ें, सल्फ़र हमारे फंगस से भी बचाने का काम करती है, पौधे की जड़ों को भी मजबूत बनाने का काम करती है। यहाँ पर साथी पूछना चाहते हैं कि DAP, डायमोनियम फॉस्फेट और यूरिया खाद को अगर घोल के माध्यम से देना है तो कितनी मात्रा लगानी होगी। देखिए, प्रति एकड़ अगर आप यूरिया खाद और DAP लगाना चाहते हैं तो 6 किलोग्राम यूरिया खाद और 4 किलोग्राम DAP का मिश्रण आप करके ड्रम के ज़रिए से टोटी के साथ में पानी के साथ में चला सकते हैं। ये 1 एकड़ ज़मीन के लिए अच्छा खाद रहेगा। दूसरे खाद में यदि आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर सागरिका ले लें, सागरिका 10 किलोग्राम काफ़ी रहेगी और उसके साथ में ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, यूरिया खाद 35 किलोग्राम से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेके बुरकाव कर दें, ये काफ़ी रहता है दूसरे खाद में। और तीसरे खाद में आपको यहाँ पर फेरस सल्फेट यानी कि हरा कशिश 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। चूना यहाँ पर 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आप 35 से 40 किलोग्राम यूरिया खाद मिक्स करके बुरकाव कर देंगे। तो साथियों, इससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 3 खाद लगने के बाद चौथे खाद में आपको स्प्रे देना होगा और चौथे स्प्रे में आप यहाँ पर कोराजिन जैसा एक स्प्रे दे सकते हैं जो कि तनाछेदक जैसे कीटों को नियंत्रित करने में काफ़ी हद तक सक्षम होता है। स्प्रे आप 15 दिन पर एक फिप्रोनिल प्लस उसके साथ में लैम्डा का भी मिक्स करके दे सकते हैं। फिप्रोनिल के साथ में अगर थाइमोथॉक्सम 250 ग्राम मिक्स करके स्प्रे देते हैं तो आपको और भी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर 35 से 40 दिन पर 05234 का स्प्रे करना चाहते हैं तो वो एक सही समय होता है और 05234 लगभग 1 किलोग्राम के साथ में आप 100 ग्राम बोरॉन मिक्स करके एक स्प्रे दें, ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। साथियों, अगर आप 40 दिन तक ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाद लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और एक स्प्रे के माध्यम से आप 0050 के साथ में बोरॉन मिक्स करके स्प्रे दे दें। उससे आपके पौधे का परागण बहुत अच्छा होगा और परागण अच्छा होने के कारण धान में आपकी चमक बहुत अच्छी आएगी और धान की बालियां भी स्वस्थ रहेंगी और आपकी बालियां काली नहीं निकलेंगी, सफ़ेद नहीं होंगी और आपका उत्पादन सॉलिड रहेगा। साथियों, ये था एक ओवरव्यू धान की फसल को लेकर। बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते थे इस तरीके के सवालों को। आज की वीडियो में आशा करता हूँ उनको उनके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। फिर भी अगर उनकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।